काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद नई शिक्षा नीति कैबिनेट द्वारा अप्रूव कर दी गई है और उसके डिटेल्स अब वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर के पिछले 6 सालों से काफ़ी बहस मुबाहिसे होते रहे हैं। बहुत सारी कमेटियां बनाई गई और फिर फाइनली कस्तूरी रंगन कमेटी ने इसको फाइनल किया और HRD मिनिस्टर को सौंप दिया। इसके बाद भी कई ड्राफ्ट बदले गए। जिस ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसको लेकर के बहुत जो उत्साह था उसमें काफ़ी कमी आई है, क्योंकि इस नई शिक्षा नीति का एक ख़ास मकसद था कि भारत के अंदर जो शिक्षा मौलिक अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A में, और उसको लागू करने के लिए जो देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ है, 10 सालों में वो राइट टू एजुकेशन एक्ट, हालांकि वो बहुत ही सीमित है, क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों को उसमें शामिल किया गया है, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को उसमें शामिल किया गया है। लेकिन उस कानून को लागू हुए 10 साल हो गए हैं और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 1.5 मिलियन स्कूल्स में, 15 लाख स्कूलों में केवल वो 12.6%, 12.6% स्कूलों में वह राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रावधान लागू हो पाए हैं। हमने सबने सोचा था कि शिक्षा नीति इस कारणों का पता लगाएगी कि कानून के टाइमलाइन के बावजूद भी किन कारणों से 10 सालों में सरकारी स्कूलों में ये कानून लागू नहीं हो पाया। क्यों नहीं 9 लाख टीचर्स की पोस्ट क्यों वैकेंट है, क्यों खाली रह गई, क्यों 52% स्कूल्स हैं जिनमें हाथ धोने, पीने का पानी और फंक्शनल टॉयलेट, अगर तीनों को देखा जाए तो देश में केवल 52% स्कूलों में यह सुविधाएं क्यों हैं। क्यों 8.3% सिंगल टीचर स्कूल है देश के अंदर। इन सारी समस्याओं का क्या सलूशन होगा और इसके क्या कारण रहे हैं इन समस्याओं के, इस पर एक पूरा विहंगम समीक्षात्मक चर्चा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में होगी और इस तरह से उस कानून को मजबूत करने के सुझाव दिए जाएंगे। और जो पिछले ड्राफ्ट में, जो पहला ड्राफ्ट कस्तूरी रंगन साहब ने पेश किया था HRD मिनिस्टर को, उस ड्राफ्ट में ये बात कहा गया था कि देश में स्कूली शिक्षा को यूनिवर्सलाइज करने के लिए, स्कूली शिक्षा का लोकव्यापीकरण करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, एक महत्वपूर्ण व्हीकल है। इसलिए इस पॉलिसी में जो बात कही गई कि बिना प्री प्राइमरी एजुकेशन के शिक्षा की गुणवत्ता को हम आगे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्री प्राइमरी पर हमको फोकस करना चाहिए। और 6 साल की उम्र के बच्चों के मस्तिष्क निर्माण की प्रक्रिया होती है 6 साल से कम उम्र के बच्चों के, इसलिए उन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हुए शिक्षा के जरिए उनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, गुणवत्ता की तरफ उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए सुझाव था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को एक्सटेंड किया जाएगा और 3 से 18 साल के बच्चों को उसमें शामिल किया जाएगा। प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी को एक जस्टिसिएबल राइट बनाया जाएगा। यह सुझाव सिविल सोसाइटी की भी मांग थी, ये बहुत सारे लोगों ने, शिक्षाविदों ने भी इस पर अपने सुझाव दिए थे और खुद कस्तूरी रंगन कमेटी ने अपने पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि होती अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस प्रावधान को बनाए रखती। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ा, बहुत आश्चर्य है कि जो कैबिनेट ने ड्राफ्ट अप्रूव किया है उसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट के एक्सटेंशन का सुझाव ड्रॉप कर दिया गया है। और कहीं भी पूरे ड्राफ्ट में सिर्फ जहां हम कहते हैं कि जहां शिक्षा के बहुत सारे इवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है उसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट का जिक्र है, एक कानूनी अधिकार जो बच्चों के 27 करोड़ बच्चों के अधिकारों की चर्चा करता है, उस कानूनी अधिकार को मजबूत करने के सवाल पर कोई ख़ास चर्चा इस शिक्षा नीति में नहीं की गई। और ये बहुत ही आश्चर्य है। और इस तरह से अगर देखा जाए, सरकार ने हालांकि चर्चा की है, इस शिक्षा नीति में चर्चा की गई है कि वो यूनिवर्सलाइजेशन करेंगे,
3 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक शिक्षा को यूनिवर्सलाइज किया जाएगा और उसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य हैं। लेकिन कैसे यूनिवर्सलाइज किया जाएगा, क्या माध्यम होगा उसको यूनिवर्सलाइज करने के लिए, इस पर कोई रोड मैप नहीं है, कोई मैकेनिज्म इस शिक्षा नीति में नहीं है। जो था पिछले ड्राफ्ट में राइट टू एजुकेशन एक्ट को एक्सटेंशन करने का, उसे ड्रॉप कर दिया गया। अब इससे बहुत लोग आश्चर्यचकित हैं। यह पूरी शिक्षा नीति एक घोषणा पत्र है, यह कोई बाध्यकारी नहीं है केंद्र और राज्य सरकारों के लिए, ये सुझाव है केवल। अगर यह यूनिवर्सलाइजेशन का लक्ष्य राइट टू एजुकेशन एक्ट के माध्यम से किया जाता और इसको एक जस्टिसेबल राइट बना दिया जाता, तो शायद यह बाध्यकारी हो जाता केंद्र और राज्य सरकार के लिए, और इसके लिए उनको रिसोर्सेज देने पड़ते। क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा अधिकार कानून इसलिए नहीं लागू हो पाया और देश में शिक्षा इसलिए यूनिवर्सलाइज नहीं हो पाई कि वो पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं दिए गए। कोठारी कमीशन ने 1966 में कहा था कि 6% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। जब वो कहते हैं कि कॉमन स्कूल सिस्टम बनाया जाना चाहिए, देश के अंदर जो अलगाव है, जो सेग्रीगेशन है, उसको ख़त्म करने के लिए शिक्षा के माध्यम से इसको ख़त्म किया जाए और कॉमन स्कूल सिस्टम बनाया जाए, वहीं वो कहते हैं कि 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए और तभी शिक्षा यूनिवर्सलाइज हो जाएगी। और इसको लेकर के बहुत सारे कैलकुलेशन भी हुए, लेकिन ये 6% के लक्ष्य तक हम कहीं नहीं पहुंच पाए। कोठारी ने जो कॉमन स्कूल की बात की, जिसको 68 की पॉलिसी ने भी कहा और 86 की पॉलिसी ने भी कहा, इस शिक्षा नीति से उस कॉमन स्कूल सिस्टम को जो इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी करता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, उसको इस शिक्षा नीति में ड्रॉप कर दिया गया है, उसकी चर्चा तक नहीं है। तो ये शिक्षा नीति कॉमन स्कूल को ड्रॉप कर देती है, ये शिक्षा नीति राइट टू एजुकेशन एक्ट के एक्सटेंशन को ड्रॉप कर देती है। यह शिक्षा नीति चर्चा करती है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत फोकस किया गया है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको यूनिवर्सलाइज कैसे करेंगे, इसकी कोई चर्चा इसमें नहीं की गई है। इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन पर, ज़्यादा इस शिक्षा नीति में असेसमेंट और टेक्नोलॉजी पर के प्रयोग पर जोर दिया गया है। आप जानते हैं कि अभी इस दौर में भी, कोविड के इस क्राइसिस के दौर में भी ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे देश में ऑनलाइन एजुकेशन की एक्सेस केवल 27% है। उससे ज़्यादा बच्चों के पास न तो डिवाइसेज हैं, न तो उनके पास बैंडविड्थ है, न तो उनके पास इंटरनेट है, और न तो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है। तो ऐसे में जबकि हमारे देश के अंदर 70% से ज़्यादा बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है और डिवाइसेज नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे समय में आप ऑनलाइन एजुकेशन को शिक्षा देने का माध्यम कैसे बना सकते हैं? इसका मतलब कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो पहले से ही विभेदीकृत है, जो पहले से ही अनइक्वल है, इनिक्विटी पर खड़ी है, जिसमें अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों के लिए अलग अलग स्कूल बने हुए हैं, एक और नया डिवाइड आप डिजिटलाइजेशन के थ्रू क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों को, जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हिस्से से आते हैं, या लड़कियां जो हैं, जो हमारे पैट्रियार्कल सोसाइटी में, पितृसत्तात्मक सोसाइटी में जो लड़कियों की स्थिति है, जिनके पास डिवाइसेज नहीं है, वो शिक्षा के दायरे से बाहर हो जाएंगे। और इस तरह बड़े पैमाने पर चाइल्ड लेबर, बड़े पैमाने पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड मैरिजेज होंगी, जिसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस शिक्षा नीति में जो प्रमोशन किया जा रहा है डिजिटलाइजेशन का और आईसीटी के प्रयोग की बातें की जा रही, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के देश में संभव नहीं है, और वो कैसे डेवलप किया जाएगा, इसकी कोई चर्चा इसमें, इसके लिए कोई रोड मैप नहीं है। अब ये कहा गया है कि हमने 6 साल के बच्चे को वो वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा, कौशल उन्नयन की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। 6 साल के बच्चे की उम्र होती है 12 साल। 6 साल के कक्षा 6 के बच्चे की उम्र होती है 12 साल।
अगर आप 12 साल की उम्र में वोकेशनल एजुकेशन देंगे तो इसका मतलब कि क्लास 8वीं तक पहुंचते पहुंचते 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो बच्चे स्कूल से बाहर हो जाएंगे। बार बार ये कहा गया है कि बच्चे जो है वो स्कूल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हर जगह सेकेंडरी एजुकेशन से ही वोकेशनलाइजेशन शुरू होता है और क्लास 8 तक बच्चे पढ़ाई और पढ़ाई के बाद खेल कूद करते हैं और इसमें रहता है। उनको आप क्लास 6 से लगा देना चाहते हैं, काम की दुनिया में प्रवेश करा देना चाहते हैं। इसका मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों की शिक्षा डिसकंटिन्यू हो जाएगी और वो लेबर मार्केट में 8वीं क्लास के बाद उतर जाएंगे और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। अगर वो कोई बच्चा इस देश का अगर स्कूली शिक्षा पूरी तरह पूरा नहीं करता है तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा गया है कि 100% GER 100% जो है वो इनरोलमेंट हम करेंगे, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो हो जाएगा 2030 तक और 2 करोड़ बच्चे चाइल्ड जो आउट ऑफ स्कूल है वो मेन स्ट्रीम कर दिए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और पेंडेमिक जिस तरह से महामारी का प्रकोप है और स्कूल 3-4 महीने से बंद है, इसमें ये खतरा बढ़ गया है कि बच्चों का ड्रॉप आउट होगा और ख़ास तौर से लड़कियों का ड्रॉप आउट होगा। इस ड्रॉप आउट को रोकने के लिए उनका इंगेजमेंट कैसे बनाया जाए, ऑफलाइन कैसे उनका इंगेजमेंट बनाया जाए ताकि उनकी शिक्षा डिसकंटिन्यू ना हो पाए और वो जो है काम की दुनिया में वापस न चले जाए, स्कूल छोड़ न दें, इसकी कोशिश करने की ज़रूरत है। लेकिन हम धीरे धीरे आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनको लाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे लाएंगे, किस तरह से उनको हम इसमें शामिल करेंगे, ये बहुत सारा इनफॉर्मलाइजेशन भी इसमें दिया गया है। इस शिक्षा नीति में इनफॉर्मलाइजेशन की भी बहुत चर्चा है। जैसे वॉलंटियर्स को रिक्रूट करने की बात की है, सोशल वर्कर्स को रिक्रूट। ये कौन सोशल वर्कर्स हैं? हमने हमेशा कहा है कि शिक्षा के लिए ट्रेन और रेगुलर अध्यापक चाहिए, उनके जरिए ही शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा की क्वालिटी को अगर हम सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ट्रेन क्वालिफाइड टीचर्स हमें रिक्रूट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड डिफाइंड बाय RT, राइट टू एजुकेशन एक्ट ने जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड तय किए हैं उसके आधार पर टीचर्स की नियुक्ति होनी चाहिए। हमारे देश में टीचर्स की बड़ी जगह खाली हैं और उसकी रिक्रूटमेंट की कोई चर्चा नहीं। तो इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि इनफॉर्मलाइजेशन के बहुत सारे रास्ते अख्तियार कर लिए गए हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस शिक्षा नीति में जो एक बहुत भारी उम्मीद थी कि हमारी स्कूली व्यवस्था मजबूत होगी और इसी तरह हायर एजुकेशन में भी बहुत सारी कमिटीज़ का सुझाव दिया गया है और कहा गया है कि प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक और PPP पार्टनर्स, प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक पार्टनर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स और PPP को बढ़ावा दिया जाएगा। ये धीरे धीरे शिक्षा को कमर्शियलाइजेशन की तरफ ढकेलने का एक प्रोसेस है। हमारे देश में अब पुराने तरह की चैरिटेबल सोसाइटीज़ नहीं है जो शिक्षा को सामाजिक काम समझ करके देती है। हमारे देश में अब जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं वो कमर्शियल लोग हैं, वो प्रो प्रॉफिट नॉन स्टेट एक्टर हैं। वो शिक्षा से पैसा बनाने और शिक्षा को बाजार में तब्दील करने की कोशिश में लगे हुए लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल खोलने के क्षेत्र में आ रहे हैं। हमें ये सोचना होगा कि शिक्षा एक पब्लिक गुड है, शिक्षा एक ह्यूमन राइट है, शिक्षा पाने का सभी को अधिकार है और तमाम इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज कहती हैं कि देश की सरकारों की जिम्मेदारी है कि अगर वो एक बेहतरीन सोसाइटी और एक देश बनाना चाहते हैं तो अपने पॉपुलेशन को शिक्षित करें, अपने बच्चों को शिक्षित करें और पब्लिक फंड से शिक्षा दी जानी चाहिए। इसलिए बार बार हमारे यहाँ जो भी कमीशन, जो भी हमारे यहाँ कानून बने, वो सब इस बात की तायीद करते हैं कि शिक्षा सार्वजनिक क्षेत्र में होनी चाहिए, पब्लिक फंड के जरिए होनी चाहिए और पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को मजबूत। यह जो हमारा ये जो शिक्षा नीति आई है, यह शिक्षा नीति इसको मजबूत करने के बजाय इसको कमज़ोर करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए
हमें इस शिक्षा नीति को ठीक से देखने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। अब कुछ बातें जो मैं इसमें और चर्चा में लाना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ बातें इसमें अच्छी हैं, जैसे रोट लर्निंग की जगह क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है। बहुत सारे ये कहा गया है कि बच्चों को बहुत सारे मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेस दिए जाएंगे। जो लोग साइंस के क्षेत्र में हैं उन लोगों को आर्ट्स में भी प्रवेश के लिए कोई पाबंदी नहीं होगी। ये कुछ चीज़ें ठीक हैं जिसका हमें, लेकिन जो ये सारी जो अच्छी चीज़ें हैं ये बुनियादी रूप से इसको मैंडेटरी बनाना और इसको कानून के जरिए एड्रेस करने का जो एक मौका था, राइट टू एजुकेशन एक्ट को मजबूत करने का, वो मौका इस पॉलिसी ने खो दिया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें ये बात, इसके बारे में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है उस भ्रम से हमें बचना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा हमारे देश में मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए हमारे देश में एक कानून है। उस कानून के जरिए ही स्कूली शिक्षा को मजबूत किया जा सकता है। उस स्कूली शिक्षा को प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक 3 से 18 साल तक के बच्चों को उस कानून के दायरे में लाने की ज़रूरत है, ताकि हर बच्चा इस देश में कोर्ट, जुडिशरी के जरिए भी, कानून के जरिए भी सरकारों पर दबाव बना सके और लोगों की आवाज़ उठाई जा सके और शिक्षा सभी लोगों को शिक्षा हासिल हो सके। दुनिया के और शिक्षा का एक बड़ा रोल भी है। ये केवल रोजगार का साधन नहीं है, बल्कि शिक्षा जो है वो एक समाज को संगठित करने वाला, एक सभ्य समाज के निर्माण का और तरह तरह की विविधताओं वाले भाषा और कल्चर के लोगों को एक साथ जोड़े रखने का एक बड़ा माध्यम है। और इस रूप में ही शिक्षा को एक लार्जर ऑब्जेक्टिव, मार्केट ड्रिवन एजुकेशन के बजाय एक लार्जर ऑब्जेक्टिव में शिक्षा को देखा जाने की ज़रूरत है। अभी ये खतरा उत्पन्न हो गया है कि हमारी जो शिक्षा प्रदान करने वाली जो एजेंसी है, जो पहले शिक्षाविद होते थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते थे, टीचर्स होते थे, प्रैक्टिशनर्स होते थे, वो अब चेंज हो करके डिजिटल कंपनियों के हाथ में जा रही है, टेक्नोलॉजी कंपनियों के हाथ में जा रही है, जो डिजिटलाइजेशन को एक माध्यम बना देना चाहते हैं शिक्षा प्रदान करने का। और शायद ये स्कूल और टीचर्स की रिप्लेसमेंट की भी बात शुरू हो जा सकती है। तो इस दिशा में जो खतरे हैं शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन का, उस दिशा में इस शिक्षा नीति को काम करने की ज़रूरत थी, लेकिन इस शिक्षा नीति उसको एड्रेस करने में सफल नहीं हुई है।